आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें विपक्ष के नेता भी, सारे दल के नेता मौजूद थे और इसी बैठक पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी हम रिजिजू साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह सभी नेताओं ने जो है सरकार के साथ खड़े हैं। ये एक अच्छी बात इस मीटिंग में हुई है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हम तो पहले भी जब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें भी हमने कहा था कि जो भी देश के हित में, देश के मफाद में जो डिसीजन लिया जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मसला कोई पॉलिटिकल या सियासी मसला नहीं है, ना इलेक्शन जीतने या हारने का मसला नहीं है, तो देश की सालिमियत का मसला है। इसलिए हमने उसी लाइन को, हमने अपनी पार्टी की हमेशा वही पॉलिसी थी, हमने उसी लाइन पर अपनी बात को कहा। एक और बात उन्होंने कही कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है और रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान यदि कुछ करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप इन दोनों स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? बाबा, मीटिंग में क्या हुआ वो सरकार बोलेगी, मगर अगर हम आपकी बात को जो आप कह रहे हैं वही बात कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इसको एस्केलेट किया जाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब पाकिस्तान को ये बात समझना है कि वो इस मसले को एस्केलेट करेंगे या वहीं पर उसको रोकेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने ये कह दिया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल कर लिए। हमने कोई सिविलियन ताकतों पर या मिलिट्री उसके पर हमला नहीं किया। हमने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन हेडक्वार्टर्स थे या उनके जहां पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी उसको हमने टारगेट किया, जो हमारे को इख्तियार है यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 51 के तहत। वो भारत सरकार ने क्लियरली कल कह दिया, फॉरेन सेक्रेटरी ने उस बात को। तो आपको क्या लगता है ओवैसी साहब, ऑपरेशन सिंदूर का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है अभी के हालात में? देखिए, जो पहलगाम में हुआ, जिस बेदर्दी के साथ वहां पर लोगों का कत्ल किया गया, महिलाओं को, बच्चों को अलग करके, फिर मर्द लोगों से उनका नाम पूछकर कि अगर वो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, कलमा नहीं पढ़ सकते तो उनको अपनी पत्नियों के सामने, फैमिली, बच्चों के सामने उनका कत्ल कर दिया। तो ये ऐसा वाकया था जो पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया। और जाहिर है इस सरकार ने 2016 में, 2019 में कार्रवाई की उरी और पुलवामा के बाद, तो ये एक्शन तो लेना था उनको। उससे हटकर भी आप देखते हैं कि डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स कम हो गए, पूरा ट्रेड खत्म करके रख दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मगर बाबा, एक बात देशवासियों को समझने की जरूरत है कि हाफिज सईद का बेटा, जिसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ ने, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल पे उसकी स्पीच को दिखाया जाए, उस जालिम शख्स की। उसने POK में 2025 में, इसी साल, इस स्पीच में कहा कि हम पूरा 2025 का साल जो है, साल भर हम लोग भारत में जिहाद करेंगे। माने ये इतने गलत और बकवास किस्म की बातें करते हैं जिसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम, कि आप जिहाद के नाम पर भारत में कत्ल गारतगिरी करना चाहेंगे। तो उसने कह दिया। तो उसके बाद आप देखते हैं कि अप्रैल की 22 तारीख को ये हमला हुआ। तो ये मेरी नजर में ये लोग इस पर नहीं रुकने वाले हैं। मुझे ताजुब इस बात का है कि मोदी सरकार ने, ठीक है, अच्छा किया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, ना आपने कोई दूसरी चीजों, बट वहां पर क्यों रुक गए आप? उनसे हेडक्वार्टर्स पे क्यों रुक गए आप? याद रखिए, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग बराबर हमारे देश में डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे। और कल फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि उनका सबसे बड़ा मकसद और इंटेंशन ये है कि इस देश में हिंदू मुसलमानों में और खाई बढ़े, गड़बड़ हो। तो ऐसी ताकतों को रोकने के लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। तो जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है वो। तो इसका मतलब आपका कहना है कि अभी 9 ही कैंप नहीं होंगे, अभी और भी कैंप होंगे, सरकार को रुकना नहीं चाहिए। आपका कहना यही है कि आप रुके क्यों? हाँ बिल्कुल, मैंने तो ये मीटिंग में कहा कि आप क्यों रुके इस पर ही, सिर्फ 9 पर ही क्यों रुके आप? देखिए, अगर किसी एक कंट्री के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उनका बुनियादी मकसद ये है कि भारत को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, भारत में
खून की होली खेली जाए। और ये ऐसा नहीं है कि आप और हमने पहली मर्तबा देखा है। बाबा, आप तो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने दिल्ली के बम ब्लास्ट को देखा, आपने आपने हमने 26/11 को देखा, पार्लियामेंट पठान अटैक देखा। पार्लियामेंट अटैक देखा, पठानकोट देखा, हमने उरी देखा। ये सरकार आने के बाद तो उरी, पुलवामा, पिछले साल रेसी देखा जहां पर 7 जर्नलिस्ट को मारा गया। बल्कि बाबा, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको, 1995 में अल फुरकान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने 6 वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप किया, जी, अगवा कर लिया था। अगवा कर लिया था, और सिर्फ एक की बिना सर की लाश मिली, 5 अब तक नहीं मिले। तो ये इस चीज को हमको गहराई से सोचने की जरूरत है। ओवैसी साहब, ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया 95 को, वैसे ही ये टीआरएफ है, तो इसका भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बाबा देखिए, टीआरएफ का ये जो अब्दुल रऊफ है, जिस आप देखिए कि पाकिस्तान क्या है, बताता हूं आपको। कल जो लोग टेररिस्ट मारे गए, उनकी नमाज जनाजा, ये मौसूफ जिनका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है, नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। उनके अतराफ में पूरे उनके बैंड। अच्छा, ये अब्दुल रऊफ जो है यूएस में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये। उनके अतराफ में पूरे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं और उनके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री खड़ी है नमाज जनाजा में। ये पाकिस्तान है, इनको समझने की जरूरत है। तो टीआरएफ को मैंने मीटिंग में कहा कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स से कहना चाहिए, क्योंकि हम तो उनसे ट्रेड डील कर रहे हैं और ट्रम्प ने कह दिया कि एग्रीकल्चर में टैरिफ नहीं होगा। तो हमको यूएस कम से कम उसको अपने देश में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करे, सिक्योरिटी काउंसिल में हम इनको इस टीआरएफ को डेजिग्नेट करें। यूके से हम ट्रेड डील कर रहे हैं, या पूरा आप लोगों के लिए स्कॉच विस्की आ रही है, हम तो नहीं पीते सब चीजों को, मगर वहां पर बोले उनको कि यूके की ट्रेजरी उसको डेजिग्नेट करे टीआरएफ को। तो जरूरी है ना, सैंक्शन लगाना है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा, चाइना पे इंप्रेस करें। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर टीआरएफ को एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टर्की को भूल गए आप, लाना है, FATF की। टर्की को भूल गए आप। नहीं, टर्की के बारे में मैंने ऑल पार्ट में कहा कि टर्की अगर ये समझ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, तो हम टर्की के अर्दोगान साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके देश में ही जहां पर कुर्द रहते हैं, कुर्द, वहां पर आप अपने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करते हैं, क्योंकि वो आप उनको टेररिस्ट बोलते हैं। फिर आप ही के देश में इराक में कुर्द के कैंप्स थे, वहां आपने बमबारी की। कुर्द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपने टेररिस्ट घोषित किया। सीरिया में उनके कैंप्स थे, आपने उनको बमबारी की। तो क्या कुर्द मुसलमान नहीं थे? पूरे कुर्द तो मुसलमान है। ये तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से है ये लोग। तो टर्की ये क्यों भूल रहा है? भाई, आपके पास अगर टेररिस्ट हमले होंगे तो आप करेंगे, और हमारे पास होगा तो फिर हमारे इंसानों की जान की कीमत थोड़ी कम है क्या? चलिए, तो ये टर्की को हमको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उनको। एक अंतिम सवाल ओवैसी साहब, आजकल जब आप रैली में तिरंगा सिर पे साफा बांध रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। नहीं बाबा, देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मुझे किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना मैं किसी के लिए बोल रहा हूं। ये जो मेरे अंदर हमेशा से जो हमारे माँ बाप ने हमको तरबियत दी मुल्क से मोहब्बत की, तो वो मोहब्बत है। अब इसमें कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ना कोई बड़ा काम कर रहा हूं। अगर ऐसे वक्त पर भी अगर हम अपने अंदर के जज्बात का इजहार नहीं करेंगे, जो सच्चाई पर मुबन्नी है, कोई उसमें कुछ है ही नहीं। अब ये तो चलते रहेगा, कभी कोई लोग तारीफ करेंगे, कभी कोई लोग कुछ और करेंगे। तो भाई, मुल्क रहेगा तो आप और हम रहेंगे ना। और अगर हम ये नहीं समझेंगे कि भाई वो 26 मरने वाले हिंदू है इसलिए मैं खामोश हो जाऊंगा, वो तो इंसान है ना। नहीं, आपके उस पर किसी को शक नहीं है सर। आपने जो बातें कही है इस घटना के बाद, उसकी बहुत बहुत सराहना हो रही है और बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, एक मिनट बाबा, देखिए, किसी के सराहने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी की तारीफ का मोहताज हूं। मेरी इज्जत और रिज़्क़ का मालिक मेरा अल्लाह है। तो ये भाई, अगर हमारे देश में कुछ हो रहा है तो बहैसियत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, बहैसियत एक इंसान के, बहैसियत एक बाप के, जिसके घर में बेटियां भी हैं, दामाद भी हैं, आप कैसे खामोश बैठेंगे? तो जो सच्चाई है उसको बोलना पड़ेगा ना। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर ओवैसी साहब, आपने वक्त निकाला।
बात करने के शुक्रिया। लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो है ये मसला जो है ये जल्दी ही किसी परिणाम तक पहुंचेगा। वक्त है एक छोटे से